इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे कैलकुलस का, या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो बेसिक कैलकुलस की बात करते हैं पहले। तो लिमिट, पहला टॉपिक है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। वन वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी हम लोग सब जानते हैं। लिमिट क्या होती है? जब फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू इक्वल हो जाती है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होता है, तो हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं कंटिन्यूअस। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की लिमिट जब सेम होती है तो उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एच टेंडिंग टू जीरो, ये होता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन जो होती है वो ये होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। सिंपल है, क्योंकि ये भी लिमिट है अपने आप में, तो ये हो गई डिफरेंशिएबिलिटी। अब कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं जो हमें याद रहने चाहिए, और जिनको इन्हीं यही जो बेसिक, इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, इसी का यूज करके सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले निकाले गए हैं। तो जैसे पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसको बोलते हैं एन एक्स एन माइनस वन। उसके बाद है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स है। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है। डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स है। ठीक है। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ऐसे ही कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक। फिर ऐसे ही कॉट सेक और कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। और कॉसेक का एक्स होता है माइनस कॉसेक कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक। इसके बाद आता है, इसके बाद इन्वर्स वाले होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। और एक्स की लिमिट होती है माइनस वन से वन। ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। ठीक है। और ऐसे ही कॉसेक, कॉसेक कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बाकी चीज़ सेम रहेगा साइन जैसे ही। टेन में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, साइन कॉस टेन हो गया। फिर कॉट सेक कॉसेक का भी है। ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है। कॉट इनवर्स जैसे टेन में प्लस आया था, वही चीज़ कॉट में माइनस आएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक में क्या होगा? सेक में वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक में क्या होगा? वन अपॉन मॉड एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स।
ठीक, log x का होता है dy dx ऑफ log x, log टू द बेस, एक बार e के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक बार a के रिस्पेक्ट में करते हैं। जब हम e के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1/x आता है, और dy dx ऑफ जब बेस a होता है, ठीक है, log बेस a पर जब होता है तो क्या होता है, 1/x log a टू द बेस e, या फिर इसी को उल्टा लिखते हैं, log e टू द बेस a, ठीक है, ये कन्वर्ट किया जाता है log e में, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1/x log e पर बेस a, ठीक है। फिर आता है dy dx ऑफ ax को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, दोनों तरफ log ले लेते हैं हम, दोनों तरफ log लेके चेन रूल लगा लेते हैं तो ये भी निकल आता है वैसे, ax log e पर a। फिर आता है log x dy dx ऑफ x की पावर x, ये भी log लेकर के सॉल्व किया जा सकता है। इसका रिजल्ट आता है x की पावर x 1 प्लस log x। फिर आता है साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक dy dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, ये आता है कॉस हाइपरबोलिक x, और कॉस हाइपरबोलिक x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन आएगा, उसमें माइनस माइनस नहीं लगेगा। तीसरा, बेसिक लिमिट्स एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो क्लास 12 के हैं, वो नहीं डिस्कस करूँगा। इसके आगे आता है कुछ लिमिट्स के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस ax की पावर bx, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको हमने मान लिया y मानने के बाद दोनों तरफ log ले लिया, log लेने पे हुआ bx log ऑफ 1 प्लस ax इज इक्वल टू log ऑफ y, ठीक, log ऑफ y हो गया। अब ax bx है तो log 1 प्लस ax log 1 प्लस ax अपॉन ax कर देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0। फिर मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस ax डिवाइडेड बाई ax, ठीक है, डिवाइडेड बाई ax। यहाँ b बाई एक्स था, ये b बाई एक्स था, ठीक है, तो 1/ax, अब a यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऊपर a मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा ab इज इक्वल टू log ऑफ y। अब ये चीज़ होती है 1 तो ये 1 हो जाएगी लिमिट की वैल्यू, ठीक है, ये इस चीज़ की वैल्यू 1 होती है, 1 log 1 प्लस एच अपॉन एच, ठीक है। क्या यूज किया इसमें, सिंस लिमिट h टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, ये 1 होती है, तो इसी से ये हमारा हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू लॉग वाई, वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए बी आ जाएगा। ऐसे ही लिमिट ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये होती है एक्स टेन टू 0 पर, ये होती है 1, तो लिमिट एक्स टेन टू 0 ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई 2 की पावर जो है 1/x, ये निकालना है हमें। इसको हमने y मान लिया, इसको y मान लिया तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स लिमिट
x टेंड टू 0 1/x और log ऑफ ax प्लस bx डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू log ऑफ y। ठीक, इसमें आता है y इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये लिमिट सॉल्व करने पे अंडर रूट ए बी आएगी। उसके बाद टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या बताता है कि अगर एफ एक्स किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए यानी इसके स्लोप के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली बात करें तो जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है ए टू बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कोई स्टेट ए और बी को ज्वाइन करने वाली कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ए और बी को ज्वाइन करने वाली अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके पैरेलल में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो देखो जैसे ये, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर जिसका जो स्लोप है इस लाइन के बराबर होगा उस इंटरवल में। फिर आता है मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, इसको लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। लैग्रांजे। फिर आता है मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ ए बराबर एफ बी है, ठीक है, एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए बी। ठीक है, ए बी इंटरवल में एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो कोई ना कोई एक पॉइंट होगा सच दैट देयर एग्जिस्ट सम सी फॉर there exists some c belongs to a comma b such that f dash c बराबर 0। मतलब ये कि अगर दो पॉइंट बराबर हैं और फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है तो एक ना एक बार मैक्सिमा या मिनिमा बिना मैक्सिमा मिनिमा आए, मैक्सिमा मिनिमा मतलब वहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी बिना मैक्सिमा मिनिमा आए आप जा नहीं सकते कर्व पे। ये उसके बाद है, फिर आता है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं और कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स अगर कंटिन्यूअस हैं और डिफरेंशिएबल हैं तो एफ डैश सी अपॉन दो फंक्शन हैं अगर जी एफ डैश सी और जी डैश सी। ठीक है, एफ डैश सी एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स, तो दोनों के डिफरेंशिएशन को अगर हम लें तो वो भी इसी रेशियो में आएगा, ऐसे एफ बी माइनस ए अपॉन जी बी माइनस ए। ये कुछ नहीं किया है, रोलेज जो पहली लेग्रांजे वाली थ्योरम थी उसी को दो फंक्शन के लिए ले करके और डिवीजन कर दिया आपस में, जी बी माइनस ए, ये जी बी माइनस ए माइनस जी ए, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सबको पता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग,
फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा में हमें क्या ध्यान रखना होता है, एफ डैश ए इज लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमा एफ डबल डैश, और एफ डबल डैश ए, बाकी कंडीशन आपको याद होगी, एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, ठीक। एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसी को हम बोलते हैं मिनिमा। ऐसा पॉइंट जहाँ पर एफ डैश ए ये जीरो आ जाए, ठीक है, एफ डैश ए जीरो आ जाता है, बट वो ना तो मैक्सिमा होता है ना तो मिनिमा होता है, और एफ डैश ए भी जीरो आता है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर हम एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे आता नहीं, यहाँ सेंटर पे जो जीरो होता है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, एक्स क्यूब वर्सेस एक्स। अब बात करते हैं टेलर सीरीज की। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज क्या होती है, हम टेलर सीरीज का मतलब किसी भी फंक्शन को के नियरेस्ट का हम पॉलिनोमियल निकालते हैं। जैसे कोई अगर एक क्या कहते हैं, ये ग्राफ बना है, इसके नियरेस्ट हम एक पॉलिनोमियल का ग्राफ निकाल लेते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम टेलर सीरीज का यूज करते हैं। टेलर सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज होती है एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लो मैं ए के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए की पावर 1/1 प्लस एफ डबल डैश ए इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ऐसे ही 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक। जितना हम सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं अपना टेलर सीरीज एक्सपेंशन, बचे हुए टर्म्स को हम रिमाइंडर बोल देते हैं। फिर आता है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन, मीन वैल्यू थ्योरम इन इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, एफ एट सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह है। अगला टॉपिक है न्यूटन लैंडविच थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन LEI ब्रिज NITZ थ्योरम। ये क्या कहता है, हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लो dy/dx निकालते हैं, ठीक है, किसी इंटीग्रेशन fx से gx तक, किसका, hx का, hx dx का, ठीक है, या ht dt का, और प्रिसीजली लिखें तो ht dt का। अच्छा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, ठीक है, dy/dx, और gx आ रहा है, ht dt है, ठीक है। तो कुछ भी दिया हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल पॉसिबल है ना, हम जानते हैं इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ एच टी डी टी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे नहीं मतलब, हम क्या करेंगे, ये जो h है, h के अंदर इस एक बार gx को डाल देंगे, ये gx को डाल दिया, ठीक है, उसके बाद g डैश x से मल्टीप्लाई कर दिया,
जी जेड एक्स माइनस, फिर एच के अंदर एफ एक्स डाल देंगे और फिर इसको एफ एक्स के डिफ्रेंसीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन को कभी डिफ्रेंशिएट करके दिया हो तो हम न्यूटन लैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस के बात कर लेते हैं। इंटीग्रल्स जैसे एक्स की पावर एन डी एक्स, 1/x dx और साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फिर आता है अपना tan x dx। x ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट c। फिर ये आता है log x प्लस c, ये आता है cos x प्लस c, ये आता है माइनस साइन x प्लस c। tan x का क्या होता है, tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। अब sin x को अगर हम t मान लेंगे तो माइनस डी टी बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम cos x को t मान लेंगे तो इस चीज़ को हम थोड़ा और बढ़िया से लिख सकते हैं, sin x cos x को, इसको लिख सकते हैं हम cos x को अगर हम t मान लें, cos x को अगर हम t मान लें तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक। तो डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग टी, तो ये आ जाता है माइनस ऑफ लॉग कॉस टी, ठीक है, कॉस एक्स का लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। इसी को माइनस है तो माइनस अंदर में जाएगा तो लॉग क्या, लॉग बदल जाएगा ना, फिर माइनस अगर अंदर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया टेन के बाद ऐसे ही सेक का हमें याद रखना चाहिए, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स मल्टीप्लाई कर दो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो यहाँ एक को टी मान लो तो दूसरा वाला हो सकता है, यानी ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक। ऐसे ही एक है ए की पावर एक्स डी एक्स, ए की पावर एक्स डी एक्स का होता है ए एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई बेस टू दी ए प्लस सी। अगला टॉपिक है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन डिफाइंड ऐसे होता है, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx का इंटीग्रेशन। अब इसको हम डेराइव करने के लिए पहले गामा वन निकालेंगे। गामा वन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर हो गई 0, अगर हमने 1 रख दिया तो एक्स की पावर 0 हो गई तो 1 हो गया ये। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है ई की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 0 से इन्फिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू निकल के आती है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है 0 और ई की पावर 0 होता है 1, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1।
उसके बाद हम क्या करते हैं, गामा एन निकालेंगे। गामा एन देखो क्या आता है, गामा एन हो गया, गामा एन लिखा हमने। उसके बाद 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। यानी पहला फंक्शन माइनस पहला फंक्शन और दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो यानी एक्स की पावर एन माइनस वन को वैसे ही रखूँगा, इनटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक, माइनस अब ई की एक्स की पावर एन माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो जब एक्स की पावर एन माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आ जाएगा एन माइनस वन एक्स की पावर और एन माइनस टू, और ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और ये भी क्या 0 से इन्फिनिटी तक, इनटू डी एक्स। तो अगर मैं ध्यान से कहूँ तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी रखने पे इसकी लिमिट हो जाएगी 0, ठीक है। 0 रखने पर भी ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के हमको ये मिलेगा 0 प्लस एन माइनस वन, 0 से इन्फिनिटी, ठीक, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स। तो ये देखें अगर हम ध्यान से, तो ये गामा ऑफ एन माइनस वन बन गया है। अगर ये गामा एन है तो ये गामा ऑफ एन माइनस वन लिखा है, क्योंकि यहाँ देखो एन माइनस वन रखने, इसमें एन माइनस वन रख दो तो यही चीज़ मिल जाएगा। यानी गामा ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स गामा ऑफ एन माइनस वन। अब इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक, इंटू एन माइनस थ्री डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, कहाँ तक, जब तक कि गामा ऑफ वन आ जाए, और गामा ऑफ वन को हम बोलते हैं वन। तो ध्यान से देखें कि ये एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख उठा है, ठीक है। तो गामा एन का क्या आता है, गामा एन आता है एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक, ठीक है। अब ये देखिए, अगर ई की पावर के एक्स हो जाए तो गामा फंक्शन में क्या चेंज आएगा। तो हम एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल टू के वाई। तो अगर x इज इक्वल टू के वाई रखते हैं तो dx बराबर के डी वाई हो जाएगा, ठीक। तो dx बराबर के डी वाई हो जाएगा। तो यानी ये जो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है या ऊपर वाला इंटीग्रेशन है, इसको हम लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, और y की जगह के वाई की पावर n माइनस वन और के डी वाई, ठीक। तो इसी चीज़ को और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर के वाई एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा के एक्स बराबर के वाई था ना, तो एक्स बाई के को हम क्या रख देंगे, एक्स बाई के को ही तो हम बोलेंगे, ये रहा। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स के इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे के इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू के बाई एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू के बाई एक्स। तो यहाँ हो जाएगा के बाई एक्स, y इज इक्वल टू एक्स बाई के हो जाएगा ना, ये एक्स बाई के, ठीक। तो यहाँ एक्स बाई के रख देना है हमें, एक्स बाई के।
अब ये x बाई के का n-1 के से मल्टीप्लाई होगा, तो ये x की पावर n-1 अपॉन के की पावर n हो जाएगा और dx का dy हो जाएगा। n-1 और dx को k dy, तो यानी dy इज इक्वल टू dx बाई k हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, dx बाई k। ठीक, ये k dx हो जाएगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये सॉल्व होकर के कुल मिला के क्या आ गया, इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन k की पावर n आ गया। ये आता है गामा ऑफ n अपॉन k की पावर n। ठीक, अगला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम मान लेते हैं g इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अगर हम चेंज ऑफ वेरिएबल करें और एक और इसी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब हम इसमें क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे। ठीक, अब इसको अगर सही और अच्छे से लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक, अब इसी चीज़ को हम और लिख सकते हैं ये भी, अगर ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, मान लेते हैं ये r है और ये y है और ये x है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। डी एक्स डी वाई क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, आर डी थीटा डी आर, ये हो गया थीटा। तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में हमने बदल लिया। अगर एंगल की बात करें तो एक तो आर जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, आर जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और थीटा जाएगा 0 टू 2 पाई। तो इसी इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 आर डी थीटा, ठीक है, और 0 से इन्फिनिटी डी आर। ठीक है, आर डी आर और आर डी थीटा। एक चीज़ और, जब इसको बदलेंगे आर डी थीटा इंटीग्रेशन में बदलेगा, तो ध्यान से देखें तो जो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो r का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, e की पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा डी आर, ये हो गया। अब हम आराम से यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। थीटा एक ही वेरिएबल है तो हम इसे अलग भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन में से। इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2 अलग कर लिया, डी थीटा इंटू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आर डी आर, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी डी टी। तो ये डी थीटा वाला पार्ट क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टी, ई की पावर माइनस टी बाई माइनस टी 0 से इन्फिनिटी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2, इससे हमको मिलेगा जी इज इक्वल टू, यहाँ आया पाई बाई 2, एक चीज़ और ये आ जाएगा क्या, आर डी आर, यहाँ आएगा डी टी बाई 2। आर डी आर, आर स्क्वायर को जब टी मानेंगे, आर स्क्वायर को जब टी मानेंगे तो 2 आर डी आर होता है डी टी,
तो यहाँ आ जाएगा dt/2, तो यहाँ 1/2 भी आएगा इंटू 1/2। तो g की बात करें तो ये आ जाएगा √π/2। तो ये आता है e⁻⁻x² dx √π/2। अब अगर हमने ये कर लिया है तो हमें गामा ऑफ हाफ भी निकालना आना चाहिए। ठीक, गामा ऑफ हाफ, गामा ऑफ 1/2 क्या होगा? गामा ऑफ 1/2 होगा 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x, x⁻n-1 dx, और n की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x, x⁻−1/2 dx। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब एक काम करते हैं, ये हमें सॉल्व करने में दिक्कत होगी, यहाँ √x हो गया है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x अपॉन √x dx हो गया है। अब एक काम करते हैं, अगर हम सब्सिट्यूशन करें x = y² सब्सिट्यूट कर लें, इससे क्या होगा? dx = 2y dy हो जाएगा। ठीक, ये हमने सब्सिट्यूशन कर लिया है। यहाँ पे ये सब्सिट्यूशन किया तो हमको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻y², ठीक, x को हमने y डाला, और √y को √y², तो यहाँ अपॉन में y आएगा इंटू 2y dy। ठीक है, 2y dy। इसको और अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻y² dy इंटू 2। ठीक, और इस पार्ट का आंसर हमें भी पिछले सॉल्यूशन में निकाला है, ये √π/2 होता है x² dx। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल का कोई मतलब होता नहीं है, यानी y हो, t हो, x हो, कोई मतलब नहीं, सारी बातें सेम होती थी। ये हो जाएगा √π/2, अब 2 कैंसिल होकर के ये आता है √π। तो गामा ऑफ हाफ, गामा ऑफ 1/2 होता है √π। अब बात करते हैं बीटा फंक्शन की। ठीक है, बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा ऑफ m, n ये होता है 0 से 1 x⁻m-1 1 - x⁻n-1 और dx, ये होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो एक का इंटीग्रेशन करना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हमको मिलेगा 1 - x⁻n-1 इंटू, ये क्या हो जाएगा? x⁻m-1 अपॉन m, x⁻m+1, तो ये हो जाएगा x⁻m केवल, ये चीज़। और ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक, माइनस एक का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 0 से 1 माइनस 0 से 1। ठीक, अब एक को डिफरेंशिएट करना है, एक को इंटीग्रेट करना है, तो x⁻m/m को ऐसे ही लिख देते हैं, x⁻m/m, ये हो गया dx। और दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n-1 बाहर आएगा, 1 - x और माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1 - x⁻n-2, और यहाँ बाहर आ गया n-1। ठीक, इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करें तो हमको क्या मिला? यहाँ मिला 1 - x, यहाँ 1/m, और अगर इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 0 रखेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
मतलब इसमें 1 रखेंगे तो ये पार्ट 1 की पावर m बनेगा। ये पूरा क्या होगा, ये पूरा 0 से 1 तक जाएगा ना, ये हिस्सा तो 0 होना है, ये बचा हुआ ये वाला पार्ट, तो इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिला अब, n-1। ठीक, उसके बाद एक बार और करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इधर वाला जो हिस्सा आता जाएगा वो हमेशा 0 होता रहेगा, तो इसको हम नहीं केयर कर रहे हैं, तो n-1, फिर ऐसे ही n-2 मिलेगा अपॉन m मिलेगा, इंटू m उतनी बार इंटीग्रेट होता रहेगा तो m+1, फिर से ये 0 से 1, 1 माइनस एक्स n-3 x की पावर m+1 dx। तो ध्यान से देखें अगर, तो ये n-3 अगर 0 हो जाए, ये n-3 वाला जो हिस्सा है ये 0 की तरफ चला जाए और नीचे वाला हिस्सा खाली पड़े, तो हम उसको इंटीग्रेट आसानी से कर पाएंगे। यानी इसकी पावर अगर 0 हो जाएगी तो ये चीज़ हो जाएगा 1। तो ये 1 कब होगा, n-1, n-2, n-3, ऐसे ऐसे ये चलते 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 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, n-2, n-3, n-4, ऐसे करते करते ये चीज़ चला जाएगा 1 तक। जब ये 1 हो जाएगा क्या होगा, 1-1 क्या होता है, 0 होता है, 1-1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये बन के आ जाएगा n-1, n-2 डॉट 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 1। ठीक, ऐसे ही अगर ये यहाँ तक पहुँचा है तो ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, 1 - x की पावर 0। ऐसे बार बार हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते रहेंगे, एक स्थिति आएगी कि हम यहाँ पे पहुँचेंगे, यानी ये n टाइम्स हम इंटीग्रेट किए हैं। तो यहाँ पे आएगा x की पावर m+n, m+n टाइम इंटीग्रेट हुआ होगा। और एक बार होने पे देखो, एक बार होने पे m आने पे यहाँ n-2 था और ये n बार चला था। ठीक है, n-2 टाइम्स चलेगा तभी तो ये 0 होगा। तो यानी m+n-2 dx, ये इतनी बार चला। ठीक, इतनी बार ये हुआ। तो यानी ये नीचे वाला हिस्सा, नीचे पे जो m आ रहा है, m इंटू m+1 इंटू m+2 से लेकर के कहाँ तक जाएगा ये हिस्सा जाएगा m+n-2 तक जाएगा, m+n-2 तक। ठीक, m+n-2 तक जाएगा। यानी अगर इतना हो गया तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फिर से, तो हमको मिलेगा n का फैक्टोरियल अपॉन ये m से कहाँ तक जाना है इसे, m इंटू m+1 से ले करके m+n-2 हो गया, इंटू x की पावर m+n-2+1। ठीक, तो ये आ जाएगा m+n-1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ठीक, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा n-1, n-2, n-3 डॉट डॉट 1 तक अपॉन m+1, m+2 डॉट 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 m+n-2 डॉट 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 3, 2, 1। और यही चीज़ हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर m+n-2 तक गया, अब इसी चीज़ को हम m तक लेके चले जाएंगे। देखो m+n-2 तक आया है, अब हम चाहते हैं कि इसी का हम फैक्टोरियल बना करके 3 to 1 तक लेके चले जाएं। अगर ऐसे करना है तो m
m प्लस n तक तो यहाँ तक आए हैं हम, यानी m टर्म्स और बचे हुए हैं, m टर्म्स और बचे, यानी इसको अगर थोड़ा और अच्छे से लिखें तो इसका नेक्स्ट टर्म होगा m-1 प्लस n, ठीक, लास्ट टर्म होगा। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, ऊपर नीचे m-1 के फैक्टोरियल से क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं नीचे यहाँ पे m-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखिए घटता हुआ, और ऊपर भी m-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, n-1, और ये पहला टर्म इसमें क्या आया था, n-1 आया था ना, यहाँ n नहीं था, n-1, तो ऊपर बनेगा, ये आएगा एक्चुअली n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। तो ऊपर हमको मिलेगा n-1 का फैक्टोरियल इंटू m-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल इंटू m-1 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस m-1 का फैक्टोरियल, जो कि है, ये है गामा ऑफ n, गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ n प्लस m, ये चीज़ होता है बीटा का रिजल्ट, गामा ऑफ n, गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ n प्लस m। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, मतलब ढेर सारे वेरिएबल होंगे। अब इसमें लिमिट होगी, कंटिन्यूटी होगी, ठीक है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सारी चीज़ें होंगी। तो कंटिन्यूटी को हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0, ठीक, f या x टेंडिंग टू a, y टेंडिंग टू b, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ डबल लिमिट आ गई, ठीक है, x टेंडिंग टू a, y टेंडिंग टू b, x टेंडिंग टू a, y टेंडिंग टू b, f x कॉमा y, इसको हम लिखते हैं f ऑफ a कॉमा b। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी की कंडीशन। ऐसे ही अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें, पार्शियल डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन fx भी होता है, fx या डेल fy डेल x, इसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h कॉमा y माइनस f ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाई k, यहाँ h वेरी हुआ है तो डिवाइडेड बाई h, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। फिर ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको बोलते हैं fy, इसको बोलेंगे f x कॉमा y प्लस k माइनस f ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाई k, और इसमें लिखेंगे लिमिट k टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ऐसे ही डबल भी हो सकता है, डबल, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन, इसमें क्या होता है, अगर f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, अगर एक्स वाई की जगह लैम्डा रख दें तो हम इसे k की पावर n f x कॉमा वाई लिख सकते हैं। तो यानी ये nth ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन हुआ, यानी k की पावर n बाहर ले लिया और एक्स वाई वैसे का वैसे रह गया। अगला टॉपिक आता है यूलर थ्योरम। तो अगला है यूलर थ्योरम, ठीक है, फॉर होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन के लिए है, ठीक है, ये चीज़, यानी अगर x डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, एन एफ एक्स कॉमा वाई,
ये मिलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव करें, एक में x से मल्टीप्लाई कर दें, एक में y से मल्टीप्लाई कर दें, ये प्रूफ किया जा सकता है बड़े आराम से। ये चीज़ ले करके आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है, ऐसे ही हम दूसरी बार अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू, दो बार डिफ्रेंशिएशन प्लस 2xy डेल एफ डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टू वाई, ठीक है। ये आएगा n इंटू n माइनस वन एफ एक्स कॉमा वाई। ऐसे ही अगर हम तीन वेरिएबल में हो फंक्शन हमारा, ठीक है, तीन वेरिएबल में हो, अगर इसी फंक्शन को तीन वेरिएबल में एज्यूम कर सकते हैं, समेसन ऑफ एफ एक्स एंड जी, तो भी हम उसे इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर यही चीज़ तीन वेरिएबल में हो तो क्या होगा, जैसे हो अगर हमको ये रिजल्ट मिलता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, न्यू पेज पे चलते हैं, एज्यूम थ्री फंक्शंस, थ्री होमोजीनियस फंक्शंस एफ जी एंड एच, ठीक है। और हमने उन सबको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट किया है, और ऐसा हो होमोजीनियस फंक्शन हो और उनको ऐसे लिखा जा सके, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई प्लस जी एक्स कॉमा वाई प्लस एच एक्स कॉमा वाई, ठीक। अगर समेसन में लिखा जा सके तो वही जो ऊपर वाली आइडेंटिटी हमने लगाई है, डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डेल फाई बाई डेल वाई, तो ये हो जाता है जितने ऑर्डर का, अगर मान लो इसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर m है, इसका ऑर्डर p है, ठीक है। n m और p अलग अलग ऑर्डर के हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं n एफ एक्स कॉमा वाई प्लस m जी एक्स कॉमा वाई प्लस p एच एक्स कॉमा वाई, ये चीज़ आएगा। अब यही चीज़ अगर हम दो वेरिएबल के लिए करें, ऐसे ही हम वेरिएबल बढ़ाते जाएं, तो मान लो एक और वेरिएबल एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डेल फाई बाई डेल एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर डेल फाई बाई डेल वाई टू, दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो एन माइनस वन एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एम माइनस वन जी एक्स कॉमा वाई, ऐसे ही पी माइनस वन एच एक्स कॉमा वाई, ये हो गया। अब बात करते हैं टोटल डेरिवेटिव के कंसेप्ट की। टोटल डेरिवेटिव हमारा ग्रेड ऑफ एफ, ये इससे कुछ मिलता जुलता है, डी यू इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। ऐसे कुछ आता है इसके फॉर्मेट में। अब देखिए इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई बाई डी टी, ठीक, ये चीज़। और ये पहला हो गया। दूसरा, अब अगला टॉपिक है हमारा मैक्सिमा मिनिमा इन टू वेरिएबल, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन टू वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल्स हों तो क्या होगा।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इवेलुएट करना है। क्या इवेलुएट करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए और डेल एफ बाई डेल वाई 0 होना चाहिए। ठीक है, उससे हम दो पॉइंट, इन दोनों को जीरो करके हम एक पॉइंट निकालेंगे जिसको बोलेंगे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और इन पॉइंट को हम बोल देंगे स्टेशनरी पॉइंट, STATIONA, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक, स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर एस और टी निकालेंगे। तो जो आर होगा, आर जो होगा, आर इक्वल टू डेल टू बाई डेल एक्स टू, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ को और उस पे एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। फिर ऐसे ही एस निकालेंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक, एट एक्स नॉट वाई नॉट। फिर ऐसे ही टी निकालेंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। जब ये तीन चीज़ें मिल गई तो यहाँ तीन केसेस होंगे। केस वन में क्या होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तीन केसेस हो गए। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, लेस देन 0 केस नहीं लेना है हमें, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और तीसरा आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0। ठीक, अब अगर आर भी ग्रेटर देन 0 है तो इसको बोलते हैं मिनिमा। ठीक, अगर आर लेस देन 0 है तो इसको बोलते हैं मैक्सिमा, और अगर ये लेस देन 0 आ गया तो इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। ठीक है, इसमें हम मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो होता क्या है, मान लो ये कर्व, अब एक्स वाई वेरिएबल में फंक्शन है, जेड है, तीन एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, ऐसा कोई फंक्शन है, तो हमको कोई कर्व वाला सरफेस मिलेगा। ठीक है, ऐसा, तो ये यहाँ पे उठा हुआ है तो इस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन, ये लेस देन 0 नहीं, एक्चुअली ये इक्वल टू 0 जब होता है, इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसको सैडल पॉइंट बोलते हैं। और जब ये लेस देन 0 हो जाएगा तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे मैक्सिमा मिनिमा के एग्जिस्टेंस को। और ऐसे पॉइंट जहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा मिनिमा हम कमेंट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब ठीक है। मल्टीपल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो होता क्या है कि डी एक्स डी वाई डी जेड में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो यानी फंक्शन हमारा अगर ऐसे लिखा हो, साई ऑफ एक्स वाई और जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड के लिए निकालना हो, तो यानी जब हम डी एक्स के लिए इंटीग्रेट कर रहे होंगे, इतने हिस्से को जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो डी वाई डी जेड क्या होगा, खाली पड़ा होगा। तो यानी डी वाई जो हमारी लिमिट होगी एफ वाई कॉमा जेड, ये सब कांस्टेंट है, तो यानी एफ वाई कॉमा जेड से लेकर के एफ वन वाई कॉमा जेड से लेकर के एफ टू वाई कॉमा जेड तक लगेगी। इसके बाद अगर हम वाई के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स तो शहीद हो चुका है, वाई जेड वाई भी शहीद हो चुका है, यानी यहाँ तक के लिए जब डी वाई वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो लिमिट होगी केवल जेड बचेगा। तो यानी जो लिमिट लगेगी, ठीक है, वाई के लिए जो लिमिट लगेगी वो जेड पे लगेगी, यानी जी वन ऑफ
जेड से लेकर के g2 ऑफ जेड तक, और फिर उसके बाद x के जब डी जेड के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सारा y और z यूज कर चुके हैं, x यूज कर चुके हैं, y यूज कर चुके हैं। ठीक, अब z का फंक्शन चाहिए, केवल z का फंक्शन बचा है, यानी z का फंक्शन बचा है, यानी a से b तक अब कांस्टेंट लिमिट होनी चाहिए। तो ये लिमिट हम ऐसे देख करके अपना बनाते हैं जब इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। तो अगर हमें ऑर्डर बदलना होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो क्या करते हैं, ऑर्डर बदलने के लिए, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर बदलना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेंज करते हैं लिमिट्स को, फिर क्या करते हैं, ऑर्डर को बदल देते हैं, यानी डी वाई पहले कर लेते हैं, डी एक्स बाद में कर लेते हैं, और फिर बीच में डी जेड कर लेते हैं, आगे पीछे करना हो तो हमें लिमिट्स को मैनेज करना होता है। इसके बाद आता है जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन में क्या होता है, हम वेरिएबल ही बदल देते हैं। तो जैकोबियन होता है J इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू डेल एज अ फंक्शन ऑफ u v w। ठीक है, ये कैसे निकलेगा जैकोबियन, जैकोबियन x डेल x बाई डेल u, इसको एक्स यू बोलते हैं, एक्स वी और एक्स डब्लू। फिर ऐसे ही y को करेंगे, वाई यू वाई वी वाई ऑफ डब्लू, फिर जेड यू जेड वी यू जेड वी और जेड ऑफ डब्लू। ये हो गया जैकोबियन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई डी जेड है अगर, ठीक है, तो ये जैकोबियन से हम इसका और ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको हम लिख सकते हैं एफ एज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्लू जे, जे है जैकोबियन, डी यू डी वी डी जेड।